तो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल थिंक पॉजिटिव पे मैं डॉक्टर छविलाल अपने भारत का संवैधानिक विकास की लेक्चर सीरीज में आज 11वां लेक्चर लेके आप लोग के सामने आया हूँ। इससे पहले हम लोग बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। आज का जो टॉपिक है वो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये अधिनियम क्यों आया था और इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए थे। जहाँ तक बताते चलें इस अधिनियम के बारे में, तो जो भी बातें हैं, जो भी फैक्ट इसमें दिए गए हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप सभी विद्यार्थियों से उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, एंड तक देखेंगे और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इस अधिनियम के को तत्कालिक भारत सचिव, उस समय इसको मॉर्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, जो 1909 का अधिनियम है, उसी की बात हम कह रहे हैं कि इस अधिनियम को उस समय जो भारत सचिव थे उनका नाम था मार्ले, और जो भारत के वाइसराय थे उनका नाम था मिंटो। भारत सचिव का क्या नाम था? मार्ले था। वाइसराय क्या नाम था? मिंटो थे। इन दोनों के नाम से इसे मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। सर, यहाँ पे याद रखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 ईस्वी में से पारित किया गया। ये समिति पूछा हुआ है कि 1909 का अधिनियम किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 में इसे पारित किया गया था। और इस समय भारत सचिव कौन थे? मार्ले थे। और भारत के वाइसराय कौन थे? मिंटो थे। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरुआत में ही आप लोग इसको ध्यान देंगे। अब हम देखते हैं इस अधिनियम का या 1909 का जो एक्ट था, इंडियन काउंसिल एक्ट, उसके उद्देश्य क्या थे। तो पहला उद्देश्य था 1892 का जो अधिनियम था उसमें जो कमियां आ गई थी, उसके जो दोष आ गए थे उनको दूर करना। दूसरा इसका ऑब्जेक्ट था, उद्देश्य था भारतीय राजनीति में बढ़ते हुए उग्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से उत्पन्न स्थिति का सामना करना। जो उग्रवाद बढ़ रहा था, जो क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी, उनसे क्या करना? सामना करना इस 1909 के अधिनियम का उद्देश्य था। तो दो उद्देश्य इसमें दिखाई देते हैं। अब आइए हम शुरू करते हैं कि इसमें कौन से उपबंध किए गए थे। ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपके ज्ञान को बढ़ाने में मददगार साबित होगा और परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी साबित होगा। तो पहला उपबंध इसमें अगर हम बात करें तो जो प्रावधान किया गया था, सांप्रदायिक और व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत इसी अधिनियम से मानी जाती है। कम्युनल राइट्स की बात की जाए, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए, तो उसकी शुरुआत किस अधिनियम के तहत होती है? 1909 का अधिनियम। बार बार पूछा गया प्रश्न है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई थी? 1909 अधिनियम के तहत। ठीक है, यहाँ पर हम इसको बता रहे हैं कि कैसे भारत में प्रतिनिधित्व के आधार पर विधान परिषदों के निर्वाचन की प्रणाली का आरंभ किया गया। किसके आधार पे? रिप्रेजेंटेशन के आधार पे, प्रतिनिधित्व के आधार पे विधान परिषद जो थी उनमें निर्वाचन प्रणाली के आधार मतलब प्रारंभ किया गया। चुनाव के लिए 3 प्रकार के निर्वाचन मंडल बनाए गए। देखिए, 3 प्रकार के निर्वाचक मंडल बनाए गए हैं। पहला निर्वाचक मंडल था साधारण, दूसरा वर्ग विशेष और तीसरा विशेष। मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक मताधिकार, जो हमने बताया था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, तो यहाँ पे ये स्पष्ट है इस अधिनियम में कि मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था इसमें लागू की गई थी। और यहीं से अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति हमें दिखाई देती है। इसे हम किस नीति के तहत जानते हैं? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को हम फूट डालो और राज करो की नीति के नाम से जानते हैं। केंद्रीय और सर्वोच्च विधान परिषद का विस्तार किया गया। जो सर्वोच्च विधान परिषद थी, केंद्र की जो विधान परिषद थी, उसकी संख्या में विस्तार किया गया। और क्या किया गया? उसकी संख्या बढ़ा के सदस्य संख्या 69 कर दी गई। कितनी की गई? 69 कर दी गई, जिसमें 37 शासकीय और 32 गैर शासकीय सदस्य शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया। उसकी सदस्य संख्या कितनी कर दी गई? ध्यान से देखिएगा, प्रश्न पूछा है। 69 कर दी गई। शासकीय सदस्य कितने थे? 37 थे। और अशासकीय यानी गैर शासकीय सदस्य कितने थे? तो 32 थे। इस तरीके से गैर सरकारी सदस्यों में 27 का निर्वाचन होना था। देखिए कितने सदस्य थे टोटल? 32 थे गैर सरकारी।
उनमें से 27 का निर्वाचन किया जाना था और 5 का मनोनयन वायसराय को दिया गया था कि वायसराय 5 सदस्यों का, टोटल 32 में 27 चुन के आने थे और 5 को वायसराय द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान किया गया था। और टोटल सदस्य संख्या कितनी की गई थी? 69 केंद्रीय सर्वोच्च विधान परिषद की। इसमें शासकीय सदस्यों का बहुमत के रखने का प्रावधान किया गया। मतलब जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें किसका बहुमत रहेगा? शासकीय सदस्यों का बहुमत रखने का प्रावधान किया गया। अब प्रांतीय, जब केंद्र का विस्तार हुआ तो प्रांतीय विधान परिषद का भी विस्तार किया गया। इसमें क्या किया गया? बम्बई, मद्रास, बंगाल और उत्तर पश्चिम प्रांत की परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा के कितनी कर दी गई? 50 कर दी गई। जो बड़े प्रांत थे बम्बई, मद्रास, बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत, इनमें अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा के 50 कर दी गई और जो छोटे प्रांत थे उसकी सदस्य संख्या 30 निर्धारित की गई। अब देखिए ये प्रश्न पूछा है, लेकिन इसमें गैर सरकारी बहुमत का प्रावधान किया गया। प्रांतों में पहली बार गैर सरकारी बहुमत का प्रावधान किया गया 1909 अधिनियम के तहत। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की घोषणा की गई 1909 अधिनियम के तहत। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप पूरा वीडियो देखेंगे और ध्यान से देखेंगे। इस प्रकार अगर हम बात करते हैं तो अधिनियम में व्यवस्थापिका जो सभाएं थीं जो केंद्र और प्रांत में थी वो कितने प्रकार की दिखाई देने लगे? उसमें सदस्यों के प्रकार कितने दिखाई देते हैं? 4 प्रकार दिखाई देते हैं। एक, केंद्र में गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी के सदस्य तथा प्रांतों में गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी के सदस्य। दूसरा, मनोनीत सरकारी सदस्य। और तीसरा, गैर सरकारी सदस्य। चौथा, निर्वाचित सदस्य। तो ये 4 प्रकार के सदस्य हमें इस अधिनियम के तहत दिखाई देते हैं। कौन कौन से? केंद्र में गवर्नर जनरल था और उसकी कार्यकारिणी के सदस्य, पहला हो गया, तथा प्रांतों में भी गवर्नर थे और उनकी कार्यकारिणी के सदस्य, ये पहला टाइप हो गया। दूसरा प्रकार क्या हो गया? जो सदस्य मनोनीत होने थे, जिसे वायसराय मनोनीत करता था। 5 सदस्य हमने अभी चर्चा की है। 5 सदस्य जो गैर शासकीय सदस्य थे उसका मनोनयन कौन करता था? वायसराय करता था। तीसरे थे मनोनीत गैर सरकारी सदस्य, ठीक है, और चौथे थे निर्वाचित सदस्य। तो इस प्रकार 4 सदस्यों के प्रकार वाली कार्यकारिणी हमें दिखाई देती है। केंद्रीय या सर्वोच्च विधान परिषद की शक्तियों में विस्तार किया गया। देखिए उनकी पावर को भी बढ़ाया जाता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, पूछा है कि वार्षिक बजट पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने, विचार करने का अधिकार दिया गया। अब ये बजट पे प्रस्ताव ला सकते थे, उस पर विचार कर सकते थे। अंतर इतना था कि इसमें मत देने का अधिकार उन्हें नहीं था। मत देने का अधिकार हम लोग अगले अधिनियम में चर्चा करेंगे, दिखाई देगा कि केंद्रीय परिषद की शक्तियों में विस्तार किया गया। अब वो क्या कर सकते थे? वार्षिक बजट पे प्रस्ताव ला सकते थे, विचार कर सकते थे, लेकिन मत देने का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया। सार्वजनिक हित के जितने भी विषय थे उन पे वो प्रस्ताव कर सकते थे। ध्यान दीजिएगा, जो सोशल इंटरेस्ट के जो सब्जेक्ट थे उन पे वो प्रपोजल ला सकते थे, प्रस्ताव ला सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे, पूरक प्रश्न पूछ सकते थे। मत देने का भी अधिकार उन्हें दिया गया। पहले यहाँ पे मत देने का अधिकार नहीं था, किंतु कंडीशंस ये थी कि ये सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं थे। सार्वजनिक विषय पे वो मत दे सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे, पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, किंतु सरकार बाध्यकारी नहीं थी उनको मानने के लिए। सरकारी संस्थाओं को कर्ज देने, अतिरिक्त अनुदान देने, नए कर लगाने से संबंधित प्रस्ताव को प्रस्तावित करने का अधिकार दिया गया। जो स्थानीय संस्थाएं थी, जितनी भी स्थानीय संस्थाएं थी, वो कर्ज दे सकती थी, अतिरिक्त अनुदान दे सकती थी, नए कर लगाने का प्रस्ताव कर सकती थी। ये सारे अधिकार स्थानीय संस्थाओं को प्रदान किए गए। अब हम देखते हैं प्रांतीय विधान परिषद की शक्तियों में क्या विस्तार किया गया। तो सेम चीज़ें यहाँ दिखाई देती है। वार्षिक बजट पर प्रस्ताव ला सकते हैं, विचार कर सकते हैं, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। सार्वजनिक हित के विषयों में वो प्रस्ताव ला सकते हैं, उनका मत देने का वो सेम चीज़ें प्रांतों को भी दिया गया कि जो पब्लिक इंटरेस्ट के जो सब्जेक्ट हैं उस पर वो प्रस्ताव रख सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, मत देने का अधिकार उन्हें दिया गया। किंतु ये जो बातें थी वो सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं थी। सरकार माने चाहे ना माने, ये उसके ऊपर था। स्थानीय संस्थाओं को कर्ज देने का, अनुदान देने का, नए कर लगाने संबंधित प्रस्ताव को प्रस्तावित करने का अधिकार प्रांतों को भी दे दिया गया। ये तीनों बातें केंद्र और प्रांतों को बराबर कर दी गई, समान रख दिया गया। वायसराय की जो कार्यकारिणी थी और भारत सचिव की जो परिषद थी, उसमें भारतीयों को शामिल करने की बात की गई। देखिए, वायसराय की जो कार्यकारिणी थी और भारत सचिव की जो परिषद थी,
उसमें वाइसराय यानी भारतीयों को शामिल करने की बात इस अधिनियम 1909 के तहत की गई थी। अब हम देखते हैं कौन कौन शामिल किए गए थे। भारतीयों को प्रशासन और विधि निर्माण दोनों कार्यों में पहली बार प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। पहले था केवल विधि निर्माण के लिए उनको शामिल किया गया था। जब हम कैनिंग की बात करते हैं 1861 में 3 शामिल किए गए थे, लेकिन अब वो विधि निर्माण तो कर ही रहे थे, लेकिन अब प्रशासन और विधि निर्माण दोनों में, प्रशासन में भी उनको पहली बार प्रतिनिधित्व देने की बात की गई थी। बहुत ही माइन्यूट डिफरेंट है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको गौर से देखेंगे और मेरे पहले लेक्चर को ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें इन सारी चीज़ों पे डिस्कस किया गया जो बदलाव धीरे धीरे होते आए हैं। वाइसराय की कार्यकारिणी में विधेय सदस्य के रूप में पहले भारतीय एसपी सिन्हा को शामिल किया गया और इन्हें बाद में लॉर्ड्स की उपाधि दी गई थी। विधि सदस्य के रूप में पहला सदस्य कौन शामिल किया गया था? एसपी सिन्हा को शामिल किया गया था, जिन्हें बाद में लॉर्ड की उपाधि दी गई थी। इंग्लैंड स्थित भारतीय परिषद में, देखो वाइसराय की परिषद में एसपी सिन्हा और इंग्लैंड में जो स्थित भारतीय परिषद थी उसमें 2 भारतीय के.सी. गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी को नियुक्त किया गया। इंग्लैंड में 2 सदस्य भारतीय शामिल किए गए, के.सी. गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को नियुक्त किया गया। अब इस अधिनियम में कुछ चीज़ें हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यह अधिनियम कांग्रेस के नरमपंथी राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? तो जो नरमपंथी कांग्रेस थे, क्योंकि उग्रवादी तभी कंट्रोल में आ सकते थे जब नरमपंथी अंग्रेज़ों के साथ खड़े हो जाएं। तो जो 1909 का अधिनियम था वो नरमपंथियों को संतुष्ट करने के लिए बनाया गया था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान का जो मुख्य उद्देश्य भारत में एकता को विखंडित करना था, एकता स्थापित होने से रोकना था। किंतु इससे भारतीयों को लाभ क्या हुआ? किंतु इससे भारतीयों को संसदीय शासन व्यवस्था का परिचय प्राप्त हुआ, जो आगे चलकर उत्तरदायी पूर्ण शासन की मांग में बदल गया। भारत के जो लोग थे जो उसमें शामिल हुए थे संसद में या जो कार्यकारिणी में शामिल हुए थे, उनको संसदीय शासन से संबंधित जो व्यवस्था थी उनका ज्ञान हासिल हुआ और वो आगे चल के यही ज्ञान उत्तरदायी शासन की मांग में परिवर्तित हो गया और जिसकी परिणति क्या हुई कि आज हम लोग आज़ादी के रूप में दिखाई दे रही है। तो आप सभी से उम्मीद है आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा। वीडियो आपके ज़्यादा उपयोगी साबित होगा अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे। ये वीडियो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।